टीजीटी, पीजीटी और एलटी के आज के अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। कवक के सीरीज चल रही थी। कवक या फंजाई की सीरीज में आज का टॉपिक है कवकों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो इसको पहले समझाएंगे और इसके बाद कवकों का आर्थिक महत्व समझाएंगे, फिर उसके ऊपर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको समझाएंगे। तो पहले थ्योरी समझिए और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कवकों में जनन होता है ये 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। कवकों में कायिक जनन होता है, कायिक जनन पाया जाता है। कुछ कवकों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी होता है, और कुछ में लैंगिक जनन भी होता है। या कह लीजिए लगभग सभी में लैंगिक जनन भी होता है। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कवकों में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी तीनों विधियों द्वारा जनन होता है। जो कायिक जनन है, अब एक एक करके तीनों को जल्दी से समझा देते हैं। जो कायिक जनन है ये कई प्रकार से होता है। कई प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे इसमें खंडन द्वारा भी जनन होता है। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा भी जनन होता है इसमें। तो खंडन में क्या होता है कि कोई कवक सूत्र होता है, जैसे ये कोई कवक सूत्र है और ये खंडों में टूट जाता है, इस तरह से कई खंडों में टूट जाता है, तो इसे ही खंडन कहा जाता है। कवक सूत्र कई खंडों में जब खंडों में टूट जाए तो उसे ही फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और फिर ये जितने भी खंड हैं ये सभी आगे चल करके नए कवक सूत्र बनाएं। खंडों में टूटने के बाद ये सभी खंड नए प्रत्येक खंड नए कवक सूत्र बनाते हैं, तो उसे ही खंडन कहा जाता है। ये किसमें होता है? तो जैसे म्यूकर में होता है खंडन की प्रक्रिया, फ्रेगमेंटेशन की। ऐसे ही राइजोपस में होता है, राइजोपस और म्यूकर में खंडन प्रक्रिया पाई जाती है। और फिर दूसरा है विखंडन। इसी में दूसरा क्या है? विखंडन प्रक्रिया। विखंडन को फिशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, फिशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कवक है तो इसमें पहले यहां से ब्रेक होने लगता है और फिर इस तरह से ब्रेक हो जाता है, इस तरह से ये कवक ब्रेक हो जाता है, तो इसे फिशन कहा जाता है। फिशन यानी एक कोशिकीय कवक जो होते हैं उनमें ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है। कौन सा कवक है? जैसे ईस्ट में ऐसा होता है, ईस्ट में फिशन या विखंडन की क्रिया होती है। और कायिक जनन में ही यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मुकुलन भी होता है। इसमें मुकुलन की प्रक्रिया, मुकुलन को बडिंग भी कहा जाता है, मुकुलन कहो या बडिंग कहो। तो इसमें जैसे ईस्ट होता है, मुकुलन जो होता है वो ईस्ट में होता है, ईस्ट में। तो जैसे ये ईस्ट है तो इसमें एक छोटी सी बड निकल आती है इस तरह से अलग, और फिर धीरे धीरे करके ये अलग हो जाती है ऐसे, और फिर ये नए जीव का निर्माण करती है। इस तरह से ये मुकुलन प्रक्रिया होती है। और इसी में एक और होता है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया में क्या होता है कि कोई एक कवक है, ये कवक क्या होता है कि कवक तंतु गोल हो जाता है या बेलनाकार हो जाता है और गद्दी नुमा रचना बनाता है। ऐसे करके गोल बेलनाकार हो जाता है और गद्दी जैसी संरचना बनाता है, गद्दी नुमा रचना का निर्माण करता है। और फिर गद्दी नुमा रचना जब बनाते हैं तो प्रतिकूल वातावरण में गद्दी नुमा रचना बनती है जब प्रतिकूल वातावरण होता है, और अनुकूल वातावरण होने पर इन्हीं से कवक निकल आते हैं, यानी इन्हीं से नए जाल बन जाते हैं। ये होता किस में है? तो जैसे क्लेविसेप्स में होता है। स्क्लेरेसिया जो प्रोसेस है ये क्लेविसेप्स में होती है, जो क्लेविसेप्स होता है। और इसी तरह से अगला आपको बता दें, इसी में राइजोमार्फ में क्या होता है कि इसमें कोई कवक तंतु है, जैसे
तो कवक तंतु रस्सी की तरह से ऐंठ जाता है। कोई कवक तंतु है रस्सी की तरह से आपस में गुथ जाता है, बिल्कुल जैसे रस्सी होती है बिल्कुल उसी तरह से गुथ जाता है। वृद्धि बिंदु इसमें केवल एक होता है और प्रतिकूल वातावरण में ऐसा होता है। फिर जब अनुकूल वातावरण आता है तो इसी में से बहुत सारे कवक इस तरह से निकल आते हैं, तो इसको राइजोमार्फ कहा जाता है। ये मशरूम में होता है, जो मशरूम होता है उसमें आप मान सकते हो कि ये होता है प्रतिकूल वातावरण में। तो इस तरह से ये कायिक जनन की प्रक्रिया इसमें होती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब अगर अलैंगिक जनन को देखा जाए तो जो अलैंगिक जनन होता है ये स्पोर निर्माण द्वारा होता है। स्पोर निर्माण द्वारा होता है, इसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। जैसे ये कोई कवक है तो यहाँ पर एक स्पोरेंजिया बन जाती है और फिर इसी में स्पोर भर जाते हैं और फिर इन्हीं के द्वारा अलैंगिक जनन क्रिया होती है। ये फटता है इस तरह से और ये स्पोर बाहर निकल आते हैं और फिर ये गिरते हैं नीचे, फिर अनुकूल वातावरण आता है तब ये अंकुरित होते हैं। इस तरह से नए कवक का निर्माण करते हैं। तो स्पोर जो होते हैं कब बनते हैं, तो प्रतिकूल वातावरण बने, प्रतिकूल वातावरण होता है तब ये बनते हैं और अनुकूल वातावरण होने पर अंकुरित होते हैं। इस तरह से इनमें प्रोसेस चलती है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिकाओं से बने स्पोर, कोशिकाओं से बने स्पोर जो होते हैं, दैहिक कोशिकाओं से बने स्पोर क्या क्या कहलाते हैं? जूस्पोर कहलाते हैं। जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। दैहिक कोशिकाओं से बने स्पोर क्या कहलाते हैं? याद रखेंगे, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर कहलाते हैं। ओइडिया कहलाते हैं, ओइडिया, कोनिडिया कहलाते हैं, कोनिडिया कहा जाता है। जो दैहिक कोशिकाओं से स्पोर बनते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया, कोनिडिया आदि होते हैं। और आपको बता दें इसी में अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से या विभाजन द्वारा बने स्पोर क्या कहलाते हैं? ये तो दैहिक कोशिकाओं के हो गए। अर्धसूत्री विभाजन से बने स्पोर क्या कहलाएंगे? तो एस्कोस्पोर कहलाते हैं। एस्कोस्पोर कहा जाता है इनको, या बेसिडियो, बेसिडियो स्पोर कहा जाता है। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं। अब अगर इनके एग्जाम्पल पूछा जाए कि किसमें किसमें क्या क्या बनता है तो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में कौन कौन से, जो जूस्पोर होता है जो दैहिक कोशिकाओं से बनता है, तो जूस्पोर, जूस्पोर किसमें किसमें? पाइथियम में बनता है, पाइथियम में जूस्पोर है और सेप्रोलेग्निया में जूस्पोर का निर्माण होता है। पाइथियम और सेप्रोलेग्निया में जूस्पोर का निर्माण होता है। अगर इसमें स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें जाए, स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें कि ये किस में बनता है, तो म्यूकर में बनता है। म्यूकर है, राइजोपस है, इनमें स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण होता है। अगर ओइडिया की बात करें, ओइडिया की बात की जाए तो क्रेपीनस में बनता है। और इसी तरह से अगर कोनेडिया की बात करें कि कोनेडिया किस में बनते हैं, कोनेडिया किस में बनते हैं, तो कोनेडिया पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में कोनेडिया का निर्माण होता है। एस्परजिलस में कोनेडिया का निर्माण होता है। एस्परजिनस और पेनिसिलियम में कोनेडिया बनते हैं। और इसी तरह से जो एस्कोस्पोर थे, एस्कोस्पोर ये जो अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे थे तो ये ईस्ट में बनते हैं, एस्कोस्पोर। इसी तरह से बेसिडियोस्पोर की बात की जाए तो जो बेसिडियोस्पोर होते हैं, बेसिडियोस्पोर ये बेसिडियोमय सीड्स के जो कवक होते हैं उनसे बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब लैंगिक जनन की प्रोसेस में देख लेते हैं। देखिए एक कवक है फंजाई, फंजाई कहो चाहे कवक कहो, फंजाई इम्परफेक्टाई। ये जो कवक है फंजाई इम्परफेक्टाई, इसको छोड़कर फंजाई इम्परफेक्टाई को छोड़कर शेष जितने भी कवक हैं, अन्य सभी जो कवक हैं, अन्य सभी
कवकों में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो आप समझ गए कि लैंगिक जनन सब में पाया जाता है, किसको छोड़कर? फंजाई इम्परफेक्टाई को छोड़कर। ये चीज याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंजाई इम्परफेक्टाई को छोड़कर से सभी में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जो लैंगिक जनन है, आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन 3 पदों में पूरा होता है, 3 पदों में पूरा होता है, यानी 3 चरणों में लैंगिक जनन पूरा होता है। और लैंगिक जनन पर ही अधिकतर टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं। 3 पद कौन कौन से हैं? एक तो प्लाज्मोगेमी, एक तो प्लाज्मोगेमी होती है। और प्लाज्मोगेमी में होता क्या है? तो जो प्लाज्मोगेमी है, इसमें कोई 2 कोशिकाएं होती हैं, कोई 2 कोशिकाएं हैं प्लाज्मोगेमी में, और दोनों कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म आपस में संलयित होता है, प्रोटोप्लाज्म आपस में इनका मिलता है, तो उसको प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। और दूसरा स्टेप है, दूसरा पद है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी होता है, दूसरा पद कैरियोगेमी है। तो इसमें क्या होता है कि जहां से यहां पर समाप्त हुआ था, उसके आगे की क्रिया होती है, दूसरे के पास पास आ जाते हैं। प्लाज्मोगेमी में क्या था? प्रोटोप्लाज्म आपस में संलयित हुए थे, और इसके बाद में कैरियोगेमी में एक दूसरे के पास आकर दोनों अगुणित केंद्रक संलयित हो जाते हैं। इनके जो केंद्रक हैं वो आपस में मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। कैरियोगेमी में केंद्रक संलयित हुए, और इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें जैसे केंद्रक है तो केंद्रक मिल गया था बीच में, तो केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी रह जाती है, संख्या आधी रह जाती है। तो इस तरह से जो लैंगिक जनन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 3 पदों में पूरा होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, अर्धसूत्री विभाजन। प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ था? प्रोटोप्लाज्म संलयित हुए थे, प्रोटोप्लाज्म संलयित हुए थे, और इसके बाद इसमें केंद्रक का संलयन हुआ। कैरियोगेमी में केंद्रक का संलयन हुआ था, और जब केंद्रक संलयित हो गए तो जाहिर सी बात है गुणसूत्र एक ही में आ गए होंगे, तो फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जो क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में। जो बेसिडियोमाइसिटीज है, जो बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग जो है, ये बेसिडियोमाइसिटीज के वर्ग के जो कवक होते हैं, इन कवकों में जब लैंगिक जनन होता है, या लैंगिक जनन के समय जब प्लाज्मोगेमी होती है और प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी होती है, तो इसमें काफ़ी समय बाद होती है। जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं, तो इनमें प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी काफ़ी समय के बाद होती है, और इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहा जाता है। काफ़ी समय के बाद होती है तो उसे क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज कहा जाता है। और इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि होती है। जो सेप्टा होता है उसके बगल में हुक के आकार की वृद्धि होती है, उस वृद्धि को क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। कनेक्शन, जो वृद्धि होती है सेप्टा के बगल में, उसे क्या कहते हैं? क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लैंप कनेक्शन पर। तो ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियंस का वितरण करने में सहायता करता है। जो क्लैंप कनेक्शन है, ये कोशिका विभाजन जब होने लगता है तो डाइकैरियंस का वितरण करने में हेल्प करता है। और आपको बता दें, इसे सबसे पहले हाफमैन ने देखा था। सबसे पहले क्लैंप कनेक्शन को किसने देखा? तो हाफमैन ने सबसे पहले क्लैंप कनेक्शन को देखा था। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं, इन कवकों में लैंगिक जनन जब होने लगता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी काफ़ी समय बाद होती है, काफ़ी देर बाद होती है, जिसे डाइकैरियोफेज कहा जाता है। और डाइकैरियोफेज जो अवस्था ये हुई है, यानी इस अवस्था में पूरी सेप्टा के बगल में एक हुक के आकार की, जैसे हुक होता है, हुक के आकार की एक वृद्धि निकल आती है, जिसे क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। क्लैंप कनेक्शन। और ये क्या करता है? तो ये डाइकैरियंस का वितरण करने में हेल्प करता है, और इसे सबसे पहले हाफमैन ने देखा था। चलिए इस टॉपिक को डिटेल से समझा देते हैं।
अब कवकों में लैंगिक जनन के प्रकार आपको समझा देते हैं जल्दी से, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। तो देखिए, कवकों में लैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। एक तो चल समयुग्मकी संयुग्मन होता है। चल समयुग्मकी संयुग्मन यानी कि प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है। और दूसरा जो प्रकार है, दूसरा होता है इसमें युग्मक धानीय संपर्क, जिसे गैमिटेंजियल कांटेक्ट कहा जाता है, गैमिटेंजियल कांटेक्ट। और फिर अगला होता है इसमें युग्मक धानीय संयुग्मन। युग्मक धानीय संयुग्मन में अंग्रेजी इसकी होती है गैमिटेंजियल गैमिटेंजियल कॉपुलेशन हो जाएगा। और फिर अगला होता है अचल बीजाणु या अचल पुमड़ कह लीजिए, अचल पुमड़ युग्मन, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में स्पर्मेटेशन, ये हो जाएगा। और एक और होता है, अभी बाद में बता देंगे, यहाँ पर जगह नहीं बची हुई है। तो देखिए, प्लानोगैमेटिक जो कॉपुलेशन होता है ये लगभग 3 प्रकार से होता है। एक तो समयुग्मन यानी कि आइसोगैमी। इसमें युग्मन करने वाले जो युग्मक होते हैं, जैसे युग्मन करने वाले जो युग्मक होते हैं, ये मान लेते हैं युग्मन करने वाले युग्मक हैं या गैमीट हैं। तो ये जो गैमीट होते हैं ये आकारकीय रूप से समान होते हैं, आकारकीय रूप से समान हैं, लेकिन कारकीय रूप से भिन्न होते हैं। जो कारकीय रूप है इनका कारकीय रूप से भिन्न होते हैं संयुग्मन में या आइसोगैमी में। और दूसरा होता है असमयुग्मक यानी कि एनिआइसोगैमी। एनिआइसोगैमी में क्या होता है कि है उस पे भी यही चीज, लेकिन क्या चेंजेस है इसमें, जो युग्मन करने वाले युग्मक होते हैं, गैमीट होते हैं, ये कैसे होते हैं कि ये आकारकीय और कारकीय दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आकारकीय व कारकीय दोनों रूप से, दोनों तरह से ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे कि देखिए, जैसे नर युग्मन है, जो नर युग्मक होता है ये छोटा होता है, इसको मान लेते हैं नर युग्मक। तो नर युग्मक छोटा होता है और ये सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है। जबकि जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक बड़ी होती है और ये कम सक्रिय होती है। नर युग्मक आकार में छोटा है और अधिक सक्रिय है, और मादा युग्मक आकार में बड़ी होती है और कैसी होती है, कम सक्रिय होती है। अब इसमें जो तीसरा होता है तो उसे विषम युग्मता कहते हैं। विषम युग्मता यानी उगैमी कहा जाता है, उगैमी, विषम युग्मता यानी उगैमी। अब इसमें जो मादा युग्मक होता है, जिसे हम एग भी कह सकते हैं या अंडा भी कह सकते हैं, तो ये अगतिशील होता है, ये चल नहीं पाता है। और इसके जो नर युग्मक होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से जैसे शुक्राणु होते थे, बस वो चल करके इसके पास आते हैं और संलयन कर देते हैं। जैसे अंडे और शुक्राणु का आपस में संलयन होता था, इस तरह से निषेचन हो जाता है। तो ये प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कोई 2 युग्मक धानियां होती हैं इस तरह से, और ये युग्मक धानियां धीरे धीरे करके आपस में इनके गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। यानी ये जो युग्मक धानियां हैं, दोनों युग्मक धानियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के पास में आती हैं, और दोनों युग्मक धानियों के बीच में इस तरह से दीवार आपस में घुल जाती है, आपस में मिल जाती है और एक निषेचन ट्यूब बन जाती है। निषेचन ट्यूब बन जाती है या फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है, और फिर इसी में से हो करके जो प्रोटोप्लाज्म है मादा युग्मक धानी में पहुंच जाता है,
और इस तरह से संलयन की क्रिया हो जाती है और ऊ स्पोर का निर्माण हो जाता है, ऊ स्पोर बन जाता है और निषिक्तांड कहो या ऊ स्पोर कहो, इसका निर्माण हो जाता है, फिर उसी से नया जीव बन जाता है। तो ये फाइटोफोथोरा में होता है, जो फाइटोफोथोरा होता है उसमें इस प्रकार की क्रिया होती है। अब यहाँ पर अगर गैमेटेंशियल कॉपुलेशन की बात की जाए, युग्मक धानी संयुग्मन की बात की जाए, तो देखिए जैसे ये युग्मक धानी है, इस तरह से एक दूसरे के पास में युग्मक धानियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे करके इनका आपस में ये जो युग्मक धानी संपर्क होता है, दोनों युग्मक धानियों का जीवद्रव्य पदार्थ आपस में मिल जाता है और इस प्रकार से एक मोटी सी भित्ति बन जाती है जिसे जाइगोस्पोर कहा जाता है, युग्माणु कहा जाता है, चाहे जाइगोस्पोर कहो, और फिर इसी से नया जीव बन जाता है। तो ये जैसे म्यूकर में होता है, म्यूकर में ये होता है, इसी तरह से जो राइजोपस होता है, राइजोपस में ये क्रिया होती है। अब अगर यहाँ पर अचल पुमड़ युग्मन की बात की जाए तो इसमें एक जो नर युग्मक होता है, जो मेल गैमीट होता है, वो अचल होता है, चल नहीं पाता है और वो एक जगह पर रहता है और इसके बाद वायु, जल या कीटों के द्वारा विशेष कवक सूत्र इस तक पहुंचते हैं और कवक सूत्र के पहुंचने से अपना केंद्रक इसमें मुक्त कर देते हैं। इस तरह से नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे पक्सीनिया में होता है, जैसे पक्सीनिया में होता है। मैंने बताया था एक और बच गया है तो यहाँ बता देते हैं। तो अगला होता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी होती है। ये जो सोमैटोगैमी है, सोमैटोगैमी को काय युग्मन भी कहा जाता है हिंदी में इसे काय युग्मन भी कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर होती है, जैसे ईस्ट में होती है, मशरूम में होती है, ये सोमैटोगैमी ब्रैकेट फंजाई आदि में मिलती है। तो इसमें काय कोशिकाओं का संलयन होता है, इस तरह से सुकाय बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अगर कवकों के आर्थिक महत्व की बात की जाए तो इसमें कई तरह से आर्थिक महत्व होता है। चलिए जल्दी से कुछ आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों में जैसे एगेरिकस है, इसको खाया जाता है। मार्सेला है, इसको खाया जाता है। लाइकोपर्डान है, इसको खाया जाता है। तो ये खाद्य पदार्थों के रूप में यूज होते हैं। अगर ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में भरपूर मात्रा में विटामिन होती है, ईस्ट में भरपूर मात्रा में विटामिन होती है, जैसे थायमिन है, निकोटीन है, राइबोफ्लेविन है, आदि विटामिन ईस्ट में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर उद्योगों में कवकों की बात की जाए, उद्योगों में कवक को देखा जाए तो उद्योगों में कवक जैसे डबल रोटी बनाने में है, डबल रोटी बनाने में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग करते हैं। सैकेरोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में, ये डबल रोटी हो जाएगा। इसी तरह से बिस्कुट बनाने में, जलेबी बनाने में भी सैकेरोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। अगर पनीर उद्योग की बात की जाए, पनीर उद्योग की, तो पनीर उद्योग में जैसे पेनिसिलियम रॉक 40 है, रॉक 40, इसका प्रयोग पनीर उद्योग में पनीर बनाने के लिए किया जाता है। पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी का भी प्रयोग पनीर उद्योग में पनीर बनाने के लिए किया जाता है। और इसी तरह से अगर अल्कोहल की बात की जाए, अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल के निर्माण में तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। शराब वगैरह बनाने में, वाइन वगैरह बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर अम्ल की बात की जाए कि अम्ल बनाने में, तो जैसे सिट्रिक अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये सिट्रोमाइसिस फेफरेरियन से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल है जो राइजोपस और राइजी से बनता है। तो ये सभी अम्ल विभिन्न प्रकार के कवकों से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर एंजाइम की बात की जाए, एंजाइम में जैसे एमाइलेज एंजाइम है, एंजाइम में अगर एंजाइम की बात की जाए कि एंजाइम उद्योग में, तो जैसे एमाइलेज एंजाइम है तो एस्परजिलस ओराइजी से बनाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस ओराइजी से बनाया जाता है। ऐसे ही जो इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से उद्योगों में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में देखा जाए तो कवक से बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक
दवाएं बनाई जाती हैं। जैसे पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन है ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनाई जाती है। जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक औषधि, ये किस कवक से बनाई जाती है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनाई जाती है, या पेनिसिलियम नोटेटम से भी बनाई जाती है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम या पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है। इसी तरह से जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनाई जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। ऑरियोमाइसिन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से बनाई जाती है। इसी तरह से अर्गोटीन है, अर्गोटीन है या अर्गोट कहा जाता है इसको, तो ये क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स पुरपुरिया से बनाई जाती है। क्लेविसेप्स पुरपुरिया से अर्गोटीन या अर्गोट दवा या मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये औषधियों में हो जाएगा। आगे देखें तो जैसे पादप हार्मोन्स को बनाने में, पादप हार्मोन्स बनाने में भी कई सारे कवक योगदान देते हैं। जैसे जिब्रेलिन को देखा जाए, जिब्रेलिन जो पादप हार्मोन होता है ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। तो इसमें फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम मॉलिनी फार्मी का प्रयोग किया जाता है। जो जिब्रेलिन हार्मोन है जो पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, तो ये किस कवक से बनता है? फ्यूजेरियम मॉलिनी फार्मी से बनता है। ऐसे ही अगर पौधों में रोगों के नियंत्रण का देखा जाए, रोगों में जो नियंत्रण होता है तो इसमें भी कई सारे कवक योगदान देते हैं। जो सूत्रकृमि हैं, कीट हैं, विषाणु हैं, इनकी रोकथाम के लिए कई सारे कवक का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पर्जिलस है, इसका प्रयोग करते हैं, और फ्यूजेरियम का प्रयोग करते हैं, और भी कई सारे कवक होते हैं। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको समझा देते हैं। तो आज के टॉपिक पर आधारित पहला प्रश्न है, क्लैंप बंधन पाए जाते हैं फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन, सोचिए और बताइए। अभी आपको समझाया था, कौन सा आंसर इसमें सही होगा? आपको बता दें कि क्लैंप कनेक्शन एक हुक जैसी संरचना होती है। जैसे हुक होता है बिल्कुल उसी तरीके की संरचना होती है, जो कुछ कवकों की बढ़ती हुई हाइपक कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है, और यह बेसिडियोमाइसिटीज का विशिष्ट लक्षण होता है। इसलिए इसमें आंसर सही होगा सी, बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। किसमें अलैंगिक बीजाणु समान रूप से नहीं पाए जाते हैं? एगेरिकस में, पेथियम में, एल्ब्यूगो में, राइजोपस में। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन। TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कौन सा आंसर सही होगा? आपको बता दें, जो एगेरिकस है ये एक मृतोपजीवी कवक होता है, और इसमें यही ऑप्शन सही होगा, एगेरिकस। ये जंगलों की सड़ी गली पत्तियां जो होती हैं, जो लकड़ियां होती हैं, जो कूड़े के ढेर होते हैं, गोबर होते हैं, इन पर उगता है। एगेरिकस में सामान्यतः अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, युग्मक धानी संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। युग्मक धानी संयुग्मन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी मैंने आपको समझाया भी था, युग्मक धानी संयुग्मन किस में पाया जाता है? एस्कोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, या ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है ये जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। आपको बता दें कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में नर और मादा युग्मकधानियां एक दूसरे के संपर्क में आने पर पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाती हैं। इसे ही युग्मकधानी संयुग्मन कहा जाता है। ये राइजोपस में होता है, म्यूकर में होता है, और राइजोपस तथा म्यूकर जाइगोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई इम्परफेक्टाई में अभाव होता है कवक तंतुओं का, बीजाणुओं का, अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का। फंजाई इम्परफेक्टाई लैक। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और PGT 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो इसका आंसर सही होगा डी, लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है? 4 अम्ल दिए गए हैं, सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा सी, गैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था? मैंने आपको समझाया था अभी जब थ्योरी समझा रहे थे, तो क्लैंप कनेक्शंस वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसमें से डी, हॉफमैन ने। आपको बता दें कि बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं, इन कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी काफी समय बाद होती है और इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहा जाता है। और इसी अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक जैसी संरचना बनती है, उसी को क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है? देखिए फिर उसी क्वेश्चन को घुमाकर पीजीटी 2004 में पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड? ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? ए कप शेप्ड फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसका बी, एपोथीसियम कहलाता है। आपको बता दें कि एपोथीसियम कप के आकार यानी कप शेप्ड होता है, और जो पेरिथेसियम होता है ये फ्लास्क के आकार का होता है, फ्लास्क शेप्ड। और जो क्लिस्टोथीसियम होता है ये गोलाकार या बंद होता है। और फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं? पेनिसिलियम में, राइजोपस में, ऑस्ट्रेलेगो में, सैक्रोमाइसेस में। ब्रांचेस कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसमें से पहला, पेनिसिलियम में शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में, इन सभी में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर इन, टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, पेनिसिलियम में। आपको बता दें कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अगतिशील बीजाणुओं यानी नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। और इनका निर्माण विशेष लंबी पटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर होता है, और ये शाखाएं कोनिडियम धर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरी फार्म कोनिडिया पाए जाते हैं? मोरी फार्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में, राइजोपस में, एगेरिकस में, एस्परजिलस में। मोरी फार्म कोनिडिया आर फाउंड इन, एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सही होगा इसका पहला, अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि मोरी फार्म कोनिडिया बहुकोशिकीय कोनिडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, सभी कवकों में लैंगिक जनन किस में नहीं पाया जाता है? आंसर सही होगा इसमें से सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया? पेनिसिलिन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय लेवेनहॉक, वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। आंसर सही होगा इसमें से सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन को पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विषम जालकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सिनिया, एल्ब्यूगो। विषम जालकता किस कवक में ज्ञात हुई थी? तो इसका आंसर सही होगा पहला, म्यूकर में ज्ञात हुई थी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को आज के टॉपिक पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए। आशा है आपको अच्छी तरीके से थ्योरी और एमसीक्यू समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।